दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है संजीव दत्त जी की बुक मेरा हिंदुस्तान, जो कि ट्रांसलेशन है जिम कॉर्बेट जी की बुक माई इंडिया का। हमारी नई कहानी है बुद्धू। बुद्धू दलित तबके से था। जितने भी बरस वो मेरे पास रहा, मैंने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा। जिंदगी की मुश्किलों ने उसके कलेजे को पत्थर का बना दिया था। जब उसने मुझे नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, तब उसकी उम्र थी करीब 35 बरस। लंबा और मजबूत शरीर, 2 बच्चों और पत्नी के साथ वो आया था। उसकी दरख्वास्त पर मैंने उसे मोकामा घाट स्टेशन पर ब्रॉड गेज से मीटर गेज के बीच कोयला ढोने के काम पर इसलिए रख लिया था कि यह काम आदमी और औरतें मिलजुल कर करते थे। इस तरह बुद्धू की बीवी को भी उसके साथ नौकरी मिल गई। 4 फुट चौड़े एक ढलवा प्लेटफॉर्म के आजू बाजू ब्रॉड गेज और मीटर गेज के डिब्बे आमने सामने लगे होते थे, और ब्रॉड गेज के डिब्बों से मीटर गेज के डिब्बों तक कोयला पहुंचाने का काम कुछ तो बेलचे से ठेल कर किया जाता था और कुछ बांस की टोकरियों में ढोकर। ये काम बेदर्दी की हद तक सख्त था, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई शेड नहीं था। सर्दी के मौसम में आदमी और औरतें कड़कड़ाती ठंड में काम करते थे, बरसात में बुरी तरह भीगते थे, और गर्मी के मौसम में रेल के डिब्बों के लोहे के फर्श उनके नंगे पैरों में फफोले डाल देते थे। जो नया आदमी अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हो, उसके हाथ में बेलचा बहुत ही बेरहम औजार होता है। पहले दिन तो हाथ एकदम लाल हो जाते हैं और उनमें भारी जलन होती है। पीठ ऐसे दुखती है जैसे किसी ने तोड़ ही दी हो, और दूसरे दिन हाथों की जलन फफोलों में बदल जाती है और पीठ का दर्द कई गुना बढ़ जाता है, और तीसरे दिन फफोले फूटकर घाव बन जाते हैं और कमर सीधी करना नामुमकिन सा हो जाता है। और उसके बाद हफ्ते या 10 दिन तक काम करने वाले को उसकी हिम्मत ही काम पर बनाए रख सकती है। हिम्मत भी खूब सारी हिम्मत, थोड़ी बहुत से काम नहीं बनता। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने तजुर्बा करके देखा है इस बात का। बुद्धू और उसकी बीवी इस दौर से निकलने के बाद आमतौर पर 16 घंटे काम करके अपने पांव घसीटते हुए जब अपने घर लौटते थे, तो मेरी बहुत इच्छा होती थी कि उनसे कहूं कि अपने लिए कोई आसान सा काम खोज लें। लेकिन बुद्धू बोला उन्हें यहाँ बेहतर मजदूरी मिल रही है, इसलिए वो काम पर बने रहेंगे। ये बात सच भी थी कि उन्हें इतनी अच्छी मजदूरी कहीं और नहीं मिलती, इसलिए मैंने भी उन्हें काम पर चलने दिया। फिर एक दिन वो भी आया जब अपने कठोर हुए हाथों और मजबूत हो चुकी पीठ, जिसमें दर्द नहीं होता था, काम से लौटते वक्त भी उनके कदमों में अब वही ताजगी और फुर्ती होती थी जो कि काम पर जाते वक्त होती थी। मेरे पास कोयले की ढुलाई में करीब 200 लोग काम करते थे। गर्मियों के मौसम में कोयले की आमद वैसे भी कुछ ज़्यादा होती थी। हिंदुस्तान उन दिनों अपना माल बाहर भेजने वाले मुल्कों में से एक था, और मालगाड़ी के जिन डिब्बों में लदकर अनाज, अफीम, नील और जानवरों की खालें और हड्डियां कलकत्ता जाती थी, वही डब्बे कोयले से लदकर वापस लौटते थे। इनमें से करीब 500,000 टन कोयला मोकामा घाट से गुजरता था, जिसे मेरे आदमी ब्रॉड गेज से मीटर गेज तक अपने हाथों से ढोते थे। एक दिन बुद्धू और उसकी बीवी काम से गैर हाजिर थे। कोयले वाली गैंग के मुखिया ने मुझे बताया कि पिछले दिनों बुद्धू को एक पोस्ट कार्ड मिला था, जिसके बाद वो अपने परिवार सहित ये बताकर कहीं चला गया था कि जितनी जल्दी बन सकेगा वो काम पर लौट आएगा। 2 महीने बाद बुद्धू और उसका परिवार लौटकर फिर उस घर में रहने लगे जो उन्हें मैंने दे रखा था। उन्होंने दोबारा काम पर आना शुरू कर दिया और उतनी ही मेहनत से काम करने लगे जैसे कि पहले करते थे। अगले साल भी करीब इसी वक्त पर बुद्धू और उसकी बीवी काम से गैर हाजिर हो गए। इस बीच बुद्धू की कड़ियल काठी भर चुकी थी और उसकी बीवी के चेहरे पर हमेशा मौजूद रहने वाली बेचारगी भी गायब हो चुकी थी। बहरहाल अब की बार बुद्धू और उसकी बीवी को काम पर वापस लौटने में 3 महीने लगे। मेरा उसूल था कि जब तक कोई मुझसे सलाह ना ले या खुद ही आगे होकर ना बताए, मैं किसी कामगार के निजी मामलों के बारे में कुछ दरियाफ्त नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि हिंदुस्तानी ऐसे मामलों में जरा संकोची होते हैं। हर बार पोस्टकार्ड मिलने के बाद बुद्धू काम छोड़कर क्यों गायब हो जाता था, ये पता करने की कोशिश मैंने इसी वजह से नहीं की थी। हमारे यहाँ सारी डाक मुखिया के लोगों के हवाले करने का इंतजाम था। जब किसी कामगार की कोई चिट्ठी पत्री आती थी, मुखिया अपने कामगारों में बांट दिया करते थे। मैंने उसके हेड को निर्देश दिया कि अगली बार जब भी बुद्धू का पोस्टकार्ड आए, तब वो बुद्धू को मुझसे मिलने को कहे। 9 महीने बाद जब कोयले की ढुलाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, हर कामगार जी तोड़ मेहनत के साथ कोयले की ढुलाई में जुटा हुआ था, बुद्धू हाथ में पोस्टकार्ड लिए मेरे सामने पेश हुआ। पोस्टकार्ड जिस लिपि में लिखा हुआ था
वो मैं नहीं पढ़ सकता था, इसलिए मैंने बुद्धू से कहा कि वही इसे पढ़कर सुनाए। लेकिन बुद्धू चुप रहा क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं सिखाया गया था। पर उसने मुझसे कहा कि हेड ने उसे चिट्ठी पढ़कर सुना दी थी। बुद्धू ने आगे बताया कि इस चिट्ठी में उसके मालिक ने उसे हुक्म दिया है कि फसल की कटाई का वक्त आ गया है, वो तुरंत काम पर पहुंचे। और उसके बाद बुद्धू ने मुझे जो कहानी सुनाई वो सिर्फ बुद्धू की नहीं, उसके जैसे लाखों सीधे साधे गरीब और मेहनतकश इंसानों की है जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरे दादा खेतिहर मजदूर थे। अपने गांव के बनिए से उन्होंने 2 रुपए उधार लिए थे। बही खाते में मेरे दादा का अंगूठा लगवाते वक्त बनिए ने उन 2 रुपए में से 1 रुपया 1 बरस के सूद के तौर पर अपने पास रख लिया था। वक्त वक्त पर जब भी मेरे दादा की हैसियत हुई, थोड़ा थोड़ा करके वो बनिए का उधार चुकाते रहे, लेकिन हर बार चुकाई गई रकम 2-4 आनों से ज़्यादा नहीं होती थी। जब मेरे दादा की मृत्यु हुई और मेरे पिता ने इस उधार सहित उनकी जिम्मेदारियां ओढ़ ली, तब सूद सहित उधार की रकम 50 रुपये हो चुकी थी। मेरे पिता की जिंदगी के दौरान कर्ज बढ़कर 115 रुपये हो गया। इस बीच बनिए की मौत हो चुकी थी और अब गांव में उसके बेटे का राज चल रहा था। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो बनिए के बेटे ने मुझे बुलाया और कहा कि अब कर्ज की रकम काफ़ी बढ़ चुकी है, बही खाते में लगे तुम्हारे दादा के अंगूठे से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए कर्ज के कागजात तैयार कर लिए जाए जिन पर बाकायदा सील ठप्पे लगे हों। मैं करने को तो तैयार था, मगर स्टाम्प पेपर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बनिए ने बड़ी उदारतापूर्वक मुझे स्टाम्प पेपर के लिए कुछ पैसा उधार दिया और इसे पुरानी रकम में जोड़ दिया। अब कुल मिलाकर बनिए की उधारी 130 रुपये हो गई थी। मुझ पर मेहरबानी करते हुए बनिए ने सूद में 25% कमी कर दी, लेकिन शर्त यह थी कि इस मेहरबानी के बदले मैं और मेरी पत्नी हर साल कटाई के मौसम में बनिए के खेत पर मुफ्त में काम करेंगे। अब हर साल जब मैं बनिए से मिलता हूँ तो वो मेरा उधारी खाता, जो कि स्टाम्प पेपर की पिछली तरफ लिखा गया है, उसे दुरुस्त कर लेता है। मुझे नहीं मालूम कि अब मुझे कितना पैसा चुकाना है। हर बरस स्टाम्प पेपर की पिछली तरफ बनिया मेरे अंगूठे का ताज़ा निशान लगवा लेता है। बरसों तक अपनी गरीबी के मारे मैं बनिए का कर्ज चुकाने के लिए कुछ नगद नहीं दे सका था, पर अब जब से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तब से उसे मैं 5, 7 और 13 कुल मिलाकर 25 रुपये दे चुका हूँ। बुद्धू ने कभी बनिए के चंगुल से छूटने का सपना नहीं देखा था। कर्ज से मुक्त होने के बारे में सोचना ही नामुमकिन था। ऐसा करने से ना सिर्फ उसके मुंह पर कालिक पुतती, बल्कि उसके पिता और दादा की नेक नामी पर भी बट्टा लगता। इसलिए वो बनिए का कर्ज चुकाता रहा, जितना बने उतना नगद और बाकी अपनी मेहनत की शक्ल में। उसने कभी नहीं सोचा कि कभी कर्ज पूरा पट पाएगा। ये तो आगे चलकर उसके बड़े बेटे के नाम लिखा जाना था। बुद्धू से बातचीत के दौरान मैंने यह भी पता लगा लिया था कि बनिए के गांव में एक वकील भी रहता था और उसका नाम पता मैंने पूछ लिया था। मैंने बुद्धू से काम पर लौटने को कहा, साथ में यह भी कहा कि देखते हैं बनिए के बारे में क्या किया जा सकता है। इसके बाद वकील के साथ चिट्ठी पत्री का लंबा दौर चला। वकील, जो कि मजबूत कलेजे वाला ब्राह्मण था, अब हमारा साथी बन चुका था, क्योंकि इस सिलसिले में एक बार जब वकील बनिए से मिला तो बनिए ने उसकी बहुत बेइज्जती की और अपने काम से काम रखने को कहते हुए अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। वकील ने मुझे बताया कि बनिए को विरासत में मिला बही खाता अदालत में शहादत के तौर पर पेश नहीं हो सकता था, क्योंकि उस पर जिन लोगों के अंगूठे के निशान थे वो कभी के भगवान को प्यारे हो चुके थे। लेकिन बनिए ने बड़ी चालाकी से बुद्धू को बेवकूफ़ बनाकर ताज़े कागज बनवा लिए थे और उनमें साफ तौर पर लिखा था कि बुद्धू ने 25% सूद पर बनिए से 150 रुपये का कर्ज लिया है। वकील ने मुझे सलाह दी कि इस मामले को अदालत में ना ले जाया जाए, क्योंकि बुद्धू के अंगूठा लगे कागजात जायज़ है। बुद्धू ने वक्त वक्त पर किश्त चुकाकर और हर बार अंगूठा लगाकर इस कागजात को खुद ही मंजूर किया है। सूद सहित कर्ज की पूरी रकम चुकाने के लिए जब मैंने वकील को मनी ऑर्डर भेजा तो बनिया ने स्टाम्प पेपर वापस कर दिया, लेकिन वह इस बात पर अड़ा रहा कि बनिया की फसल बगैर मजदूरी के काटने का जो निजी करार बुद्धू और उसकी बीवी का है वो अपनी जगह कायम रहेगा। वो तभी काबू में आया जब वकील की सलाह पर मैंने उसे धमकाया कि यदि उसने ये करारनामा वापस नहीं किया तो मैं उस पर जबरिया वसूली का मुकदमा चलाऊंगा। ये पूरा मामला सुलझने में काफ़ी वक्त लगा और इस पूरे दौरान बुद्धू बहुत घबराहट में रहा। उसने इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी निगाह से मुझे लगता था कि वो सोच रहा है कि उस सर्वशक्तिमान बनिए से निपटने का काम मेरे जिम्मे छोड़कर उसने समझदारी का काम किया था या नहीं। उसकी निगाह से यह भी लगता था कि कभी कहीं से अचानक बनिया अटपके और बुद्धू से पूछे कि ये तूने क्या किया, तो बुद्धू क्या जवाब देगा। कोयले वाले प्लेटफॉर्म पर जब भी मुझे बुद्धू दिखाई दिया उसकी निगाहें यही सवाल पूछती रही।
फिर एक दिन रजिस्टर्ड डाक से खूब सारे सील ठप्पे लगाकर एक मोटा लिफाफा मुझे मिला। इसके भीतर अंगूठे के निशानों से भरा हुआ स्टाम्प पेपर था। अंगूठे के निशान लगा ही एक करारनामा, सील लगी वकील की फीस की रसीद थी और एक चिट्ठी मेरे लिए थी, मुझे ये बताते हुए कि बुद्धू अब आज़ाद है। इस पूरे मामले में मेरे 225 रुपये खर्च हुए। उस शाम बुद्धू काम से लौट रहा था जब मैं उससे मिला और मैंने लिफाफा खोलकर कागज़ बाहर निकाले। कागजात मैंने बुद्धू के हाथ में दिए और उन्हें थामे रहने को कहा। बुद्धू कागज़ थामे हुआ था और मैंने जेब से माचिस निकालकर कागजों को तीली दिखा दी। नहीं साहब नहीं, बुद्धू ने चीत्कार सा किया, आप ये कागज़ मत जलाइए, क्योंकि अब मैं आपका गुलाम हूँ और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन मैं आपका एक कर्ज चुका दूंगा। बुद्धू कभी मुस्कुराता नहीं था, वो बोलता भी बहुत कम था। जब उसने मुझे कागज़ जलाने से मना किया तो मैंने उसे कहा, तुम चाहो तो ये कागज़ अपने पास रखो। जवाब में उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और मेरे पाँव छू लिए। लेकिन जब वो ऊपर वापस उठा और पलट कर जाने को हुआ तो उसके चेहरे पर जमी कोयले की धूल की मोटी परत में उसके आंसुओं से बनी गहरी लकीरें थी। लाखों गरीब हिंदुस्तानियों में से आज 3 पीढ़ियों से कर्ज में दबा सिर्फ एक आदमी इस अभिशाप से मुक्त हुआ था। लेकिन ये गिनती ज़्यादा होती तो भी मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती जितनी कि आज अकेले बुद्धू की वजह से मिली। कोई अल्फाज आज भी मेरे लिए वो मायने नहीं रखते जो कि बुद्धू की आंखों में भरे आंसू मुझे कह रहे थे। इन आंसुओं की वजह से बुद्धू को ठीक से रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बुद्धू घर की तरफ जा रहा था अपनी बीवी को बताने कि बनिया का कर्ज अब खत्म है और हम सब अब आज़ाद हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। इसी के बाद आगे एक और कहानी कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसका कि नाम है लाला जी। समरिया घाट पर मुसाफिरों को लाने वाला स्टीमर कुछ लेट हो गया था। जहाँ से मुसाफिर स्टीमर से उतरकर घाट पर आते हैं, मैं वहीं खड़ा हुआ था और खड़े होकर आने वाले मुसाफिरों को देख रहा था। लोग तेजी से जहाज से उतरकर बड़ी लाइन की रेल की तरफ जा रहे थे। इस ट्रेन को मैंने थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया था ताकि स्टीमर के लेट होने की वजह से मुसाफिर गाड़ी चूक ना जाएं। आखिर में जो आदमी जहाज से उतरा वो एकदम दुबला पतला था, उसकी आंखें गहरी धसी हुई थी, किसी जमाने में सफ़ेद रहा। उसका धोती कुर्ता पैबंदों से भरा हुआ था, एक रंगीन अंगोछे में बंधा उसका सामान उसकी बगल में दबा हुआ था। जहाज की सीढ़ी का हत्था पकड़े वो किसी तरह नीचे उतरा और बजाय ट्रेन की तरफ जाने के धीमे और कमज़ोर कदमों से नदी के किनारे पर आ गया। वो बेहद बीमार था। नदी किनारे दोहरे होकर उसने अपना मुंह धोया, अपना बंडल खोलकर एक चादर वहीं बिछा ली। चादर पर वो लेट गया। गंगा का पानी उसके तलुओं को छू रहा था। जाहिर है कि ट्रेन पकड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जब घंटी बजी और इंजन ने सीटी बजाई तो वो जरा भी हिला डुला नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी गाड़ी छूट रही है। वो बोला, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए मुझे रेलगाड़ी की ज़रूरत नहीं, मैं मर रहा हूँ साहब। आमों का मौसम था, साल का सबसे गर्म महीना। इस वक्त हैजे की बीमारी पूरे उफान पर होती है। जब मैंने इस आदमी को जहाज की सीढ़ी के पास देखा था तभी मुझे शक हुआ था कि उसे हैजा है। अब उसे नज़दीक से देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरे सवालों के जवाब में उसने बताया कि वो अकेला सफ़र कर रहा था और मोकामा घाट में उसका कोई दोस्त नहीं था। मैंने उसे बाजू से सहारा देकर उठाया, वहाँ से करीब 200 गज दूर अपने बंगले पर ले आया। नौकरों के क्वार्टरों से कुछ हटकर मेरे पंखा कुली का घर था जो इन दिनों खाली पड़ा था। मैंने इस बीमार इंसान को वहाँ ठहरा दिया। अब तक मुझे मोकामा घाट में रहते हुए 10 बरस होने को आए थे और मजदूरों की बड़ी फौज मेरे पास थी। कुछ लोग मेरी निगरानी में मेरे दिए हुए मकानों में रहते थे और बाकी आसपास के गांव में। मैंने अपने लोगों में और आसपास के देहातों में हैजे का जो विकराल रूप देखा था, उसकी वजह से मैं मन ही मन इबादत करता था कि यदि कभी ये नफरत अंगेज और बुरी बीमारी मुझे हो तो कोई भला आदमी मेरे सिर में गोली मारकर या अफीम की बड़ी खुराक देकर मुझे इस तकलीफ से निजात दिला दे। यदि मैं कहूं कि हर साल जिन हजारों लोगों के हैजे से मरने की खबर आती है उनमें से आधे हैजे से नहीं उसके डर से मरते हैं, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। जो लोग थोड़े या लंबे अरसे के लिए हिंदुस्तान आते हैं उनके मुकाबले यहाँ हिंदुस्तान में बसने वाले हम लोग उनसे बिल्कुल अलग हैं। हम लोग किस्मत में यकीन रखते हैं और ये मानते हैं कि जब तक जिसका वक्त है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं कि महामारियों का हम पर असर नहीं होता। हैजे की दहशत पूरे हिंदुस्तान में है। जब ये महामारी की शक्ल में आता है तो जितने लोग इस बीमारी से मरते हैं उतने ही इसके डर से। इस बात में कोई शक नहीं रहा कि मेरे पंखा कुली के घर में रह रहे आदमी पर हैजे का जबरदस्त हमला हुआ था। अब जो भी उम्मीद थी वो उसकी अपनी हिम्मत और मेरे देसी इलाज से थी। यही 2 चीज़ें उसे बचा सकती थी। आसपास डॉक्टरी मदद के नाम पर यदि कुछ था तो एक बेहद घटिया इंसान जो इंसान कहलाने का हकदार नहीं था।
डॉक्टरी के नाम पर धब्बा। ये डॉक्टर जितना नाकारा था उतना ही कामचोर भी। मैं तय किए हुए बैठा था कि जिस दिन मुझे उसकी चर्बी से चिकना और मोटा गला काटने का मौका मिलेगा वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। लेकिन मुझे इस खुशी से महरूम किया एक नौजवान क्लर्क ने, जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने उन दिनों आया हुआ था। मेरे पूरे स्टाफ की नफरत का हकदार बने इस बदमाश डॉक्टर से निपटने का आसान रास्ता खोजा मेरे नौजवान क्लर्क ने। इस नौजवान ने डॉक्टर और उसकी बीवी दोनों का यकीन हासिल कर लिया। मियाँ बीवी दोनों ही परले दर्जे के गिरे हुए लोग थे और दोनों अलग अलग मौक़ों पर मेरे नौजवान क्लर्क के सामने ये कबूल कर चुके थे कि ऐशो आराम और जिंदा गोश्त की कमी उन्हें यहाँ कितनी अखर रही थी, और मोकामा घाट आने के पहले वो जिंदगी के कैसे कैसे मज़े लूट चुके थे। उनकी इस रंगीन मिजाजी के बारे में जानने के बाद मेरे क्लर्क का दिमाग दौड़ने लगा। एक रात समरिया घाट के लिए स्टीमर खुलने के कुछ मिनट पहले ही डॉक्टर को हरकारे ने आकर एक चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर ने अपनी बीवी से कहा कि उसे एक मरीज देखने तुरंत समरिया घाट जाना है और रात में वापस लौटना नहीं होगा। डॉक्टर सज धज कर तैयार हुआ और जब वो घर से बाहर आया तो उसे मेरा क्लर्क इंतजार करते हुए मिला। नज़दीक ही एक बिल्डिंग में मेरा एक पॉइंट्समैन एक कमरे में रहता था, जो कुछ दिन पहले घर में जल रही अंगीठी के जहरीले धुएं से मर गया था और उसका मकान अब खाली था। क्लर्क ने बड़े खुफिया तरीके से डॉक्टर को इस कमरे में ले जाकर बैठाया। कमरे में एक ही दरवाज़ा था और मजबूत जाली लगी एक खिड़की। अभी डॉक्टर को इंतजार करते कुछ ही वक्त हुआ था कि कमरे का भारी दरवाज़ा खुला और एक बुर्का नशीन कमरे में दाखिल हुई। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा तेजी से बंद हो गया और बाहर से उस पर एक भारी ताला जड़ दिया गया। उस रात मैं काफ़ी देर से घर लौट रहा था। अपने क्लर्क और उसके दोस्त के बीच तेज तेज चल रही बातचीत मुझे सुनाई दी। अगली सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तो मैंने मरहूम पॉइंट्समैन के घर के सामने भारी भीड़ देखी। उस भीड़ में सबसे मासूम चेहरे वाले तमाशबीन ने मुझे बताया कि लगता है मकान के भीतर कोई है, लेकिन ताला बाहर से लगा है। मैंने उससे कहा कि भारी हथौड़ा लेकर आओ और ताला तोड़ डालो। ये कहकर मैं उसी वक्त अपने वो काम निपटाने चल पड़ा जिसकी वजह से मोकामा घाट में मेरी मौजूदगी जायज़ थी। मैं तेज़ी से इसलिए चल पड़ा क्योंकि दरवाज़ा खुलने पर डॉक्टर और उसकी बीवी की सबके सामने होने वाली छीछा लदर का गवाह बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये अलग बात है कि डॉक्टर और उसकी बीवी इससे कहीं बड़ी छीछा लदर के हकदार थे। मेरी डायरी में उस तारीख में 3 बातें दर्ज है। डॉक्टर और उसकी बीवी की किसी जरूरी जाति काम से मोकामा घाट से रवानगी, प्रोफेशनल शिवदेव की नौकरी टेली क्लर्क के तौर पर पक्की, तनख्वाह 20 रुपये महीना, इंजन के नीचे कुचल कर खराब बताए गए ताले और पॉइंट्स की जगह नए लगाए गए। यह आखिरी मौका था जब मोकामा घाट में डॉक्टर देखा गया था, जो कि डॉक्टरी जैसे इज्जतदार पेशे से ताल्लुक़ रखने का दावा करता था, लेकिन असलियत में उस पर धब्बा साबित हुआ था। जिस बीमार आदमी को मैंने पंखा कुली के घर पर ठहराया था, उसकी देखभाल के लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया क्योंकि मेरे जिम्मे पहले से ही हैजे के 3 मरीज और भी थे। मैं अपने नौकरों से इस मरीज के सेवा टहल की उम्मीद इसलिए नहीं कर सकता था कि वो लोग दूसरी जातों के थे और वैसे भी उन्हें हैजे के जोखिम में धकेलने में कोई तुक नहीं था। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, बशर्ते कि मैं बीमार आदमी में इतना भरोसा पैदा कर देता कि मेरे इलाज से वो ठीक हो जाएगा। अब तक मैं साफ तौर पर उसे बता चुका था कि मैं उसे अपने बंगले में इसलिए नहीं लाया था कि वो मेरी चारदीवारी में मरे और उसके क्रियाक्रम की तकलीफ़ मुझे उठाना पड़े। मैंने उसे बताया कि इलाज करके तुम्हें ठीक करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और ये मुमकिन होगा कि सिर्फ तुम्हारी अपनी हिम्मत और तुम्हारे अपने भरोसे से। पहली रात को तो मुझे लग रहा था कि हम दोनों की मिली जुली कोशिशों के बाद भी उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सवेरे तक उसकी हालत थोड़ी सुधरी और उसके बाद लगातार सुधरती चली गई। अब सिर्फ ये बचा था कि उसके कमज़ोर शरीर में पूरी ताकत वापस आ जाए। हैजे की बीमारी किसी और बीमारी के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से मरीज को निचोड़ डालती है। 1 हफ्ता पूरा होते होते वो अपनी कहानी सुनाने लायक हो गया था। उसने बताया कि वो लाला था। लाला यानी व्यापारी। उसका अपना आड़त का धंधा था, लेकिन वो एक ऐसे आदमी को धंधे में साझीदार बनाने की गलती कर बैठा था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। कुछ बरस तक तो इनके अनाज का व्यापार खूब चला और सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर एक दिन जब लंबे दौरे से लौटकर लाला घर आया तो उसकी दुकान खाली और साझीदार नदारत था। थोड़े बहुत जो पैसे लाला के पास थे उनसे उसकी निजी उधारी ही चुक पाई। अब बाजार में उसकी कोई साख नहीं बची थी, इसलिए मजबूरन उसे नौकरी ढूंढनी पड़ी। नौकरी उसे मिली एक व्यापारी के यहाँ जिसके साथ पहले उसका बराबरी का लेन देन था। पिछले 10 साल से 7 रुपए की पगार पर लाला ये नौकरी कर रहा था। इस तनख्वाह में वो अपना और अपने इकलौते बेटे का गुजारा बामुश्किल चला पाता था। अपने साझीदार के हाथों लुटने के कुछ दिन बाद लाला की बीवी भी चल बसी थी। लाला अपने मालिक के काम से मुजफ्फरपुर से गया जा रहा था कि रेलगाड़ी में ही
उसे हैजे ने धर दबोचा। ट्रेन बदलने के लिए जब वो स्टीमर में बैठा तो उसकी हालत और बिगड़ गई थी। उसने यह तय किया कि जब मरना ही है तो पवित्र गंगा जी के किनारे प्राण त्यागे जाए। लाला जी, मैंने उन्हें कभी किसी और नाम से नहीं बुलाया। करीब महीना भर मेरे साथ रहने के बाद एक दिन मुझसे बोले कि अब मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ। लाला जी अपनी गया की यात्रा पूरी करना चाहते थे। उस वक्त हम लोग माल गोदाम से गुजर रहे थे। हर सुबह जब मैं काम पर निकलता था तो कुछ दूरी तक लाला जी मेरे साथ आया करते थे। मैंने लाला जी से पूछा कि यदि गया पहुंचने पर वो पाते हैं कि उनकी जगह उनके मालिक ने किसी और को रख लिया है तो वो क्या करेंगे। लाला जी ने कहा कि वो दूसरी नौकरी ढूंढेंगे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको कोई ऐसा मददगार नहीं मिल सकता जो दोबारा से आपको व्यापारी बनने में आपकी मदद करे। लाला जी ने जवाब दिया, फिर से अपना व्यापार शुरू करने और अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाने का ख्याल दिन रात मेरे मन में रहता है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं साहब, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो 7 रुपये महीना पगार पाने वाले आदमी का यकीन करे। मेरे पास जमानत के तौर पर देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भला मुझे 500 रुपये कौन देगा जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकूं। गया के लिए ट्रेन 8 बजे खुलती थी। उस शाम ट्रेन के वक्त के थोड़ा पहले जब मैं बंगले पर वापस आया तो मैंने लाला जी को ताजे धुले कपड़े पहनकर तैयार पाया। उनके हाथ में वही पोटली थी, लेकिन अब आते वक्त के मुकाबले वो थोड़ी बड़ी थी। बरामदे में लाला जी मुझे अलविदा कहने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैंने उनके हाथ में गया का टिकट और 100 के 5 नोट रखे तो उनकी हालत वही हुई जो कोयले की धूल से ढके चेहरे वाले आदमी की हुई थी। लाला जी मुंह से कुछ बोल ना सके। वो सिर्फ हाथ में पकड़े नोटों को और फिर निगाह उठाकर मुझे तब तक देखते रहे जब तक कि ट्रेन छूटने की घंटी नहीं बज गई। घंटी का मतलब था कि 5 मिनट में ट्रेन खुल जाएगी। लाला जी ने अपना सिर मेरे पैरों पर रखकर कहा, 1 साल के भीतर आपका एक गुलाम आपकी रकम वापस लौटा देगा। और इस तरह से लाला जी चले गए। उनके साथ मेरी कुल जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा भी चला गया। मेरी उनसे दोबारा मुलाकात होगी इस बात में मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन जो वादा लाला जी ने किया था वो मुझे उनकी कुवत के बाहर का लगा था। बहरहाल इस मामले में गलत साबित हुआ, क्योंकि एक शाम जब मैं वापस लौटा तो झकाझक सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी बंगले के बरामदे में मेरा इंतजार कर रहा था। कमरे से आ रही तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया रही थी और मैं तब तक उसे नहीं पहचान पाया जब तक कि वो बोला नहीं। हाँ, ये लाला जी ही थे। खुद की तय की हुई अपनी 1 बरस की मियाद पूरी होने में कुछ ही दिन थे और लाला जी मेरे सामने खड़े थे साक्षात। उस रात मेरी कुर्सी के नज़दीक फर्श पर बैठे लाला जी ने मुझे अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई। लाला जी ने अपनी आड़त की शुरुआत अनाज के कुछ बोरों से की थी और उन्होंने अपना मुनाफा सिर्फ 4 आने प्रति बोरा तय कर रखा था। धीरे धीरे लेकिन मजबूती से लाला जी के कदम बढ़ते गए और अपनी आड़त इतनी बढ़ा ली कि अब एक बार में वो 30 टन अनाज का कारोबार कर रहे थे और हर बोरे पर 3 रुपए का मुनाफा पा रहे थे। उनका बेटा अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और खुद उन्होंने पटना के एक बड़े व्यापारी की बेटी से ब्याह कर लिया था। ये सब लाला जी ने 1 बरस से कुछ समय में ही कर लिया था। अब उनकी ट्रेन खुलने का वक्त नज़दीक आ गया था। उन्होंने 100 रुपए के 5 नोट बहुत इज्जत के साथ मेरे घुटने पर धीरे से रख दिए। फिर लाला जी ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ब्याज है 25% की दर से, जो पैसा आपने मुझे दिया था उसका ब्याज। मुझे लगता है लाला जी को जितनी खुशी आज हासिल होने वाली थी उसकी आधी ही मैंने उन्हें हासिल होने दी। मैंने उन्हें कहा कि ये हम लोगों का रिवाज नहीं है कि हम दोस्तों से सूद कबूल करें। मुझसे विदा लेने के पहले लाला जी ने कहा, जब मैं महीना भर आपके पास रहा तो आपके नौकरों और मज़दूरों से अक्सर मेरी बातचीत होती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार आप पर भी बुरा वक्त आया था और आप खाने में सिर्फ एक सूखी चपाती और थोड़ी सी दाल खाते थे। परमेश्वर ना करे, लेकिन यदि ऐसी कोई विपदा कभी दोबारा आए तो आपका एक गुलाम अपना सब कुछ आपके कदमों में न्यौछावर कर देगा। 11 साल तक जब मैं मोकामा घाट में रहा, हर साल टोकरा भरकर चुनिंदा बेहतरीन आम लाला जी के बगीचे से मेरे लिए आते रहे। लाला जी दोबारा व्यापारी बनने में कामयाब हुए थे और अपनी वापसी में उस मुकाम से भी आगे निकल गए थे जहां पर उनके साझीदार ने उन्हें लूट लिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये 2 छोटी कहानियां। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।